Happy Monday to all of you. My name is Mohini Chaudhary. Welcome to Guide to Success. ठीक है जी, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो फिर से ये इंडियन पॉलिटी पे होने वाला है और एक शॉर्ट वीडियो होगा। मतलब टॉपिक काफी बड़ा है, इसे एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लगने वाला है, तो इसलिए ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पिक्चर देख सकते हैं आप और देखते हैं हम कि क्या सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक बहुत सिंपल है, ज्यादा डिटेल्ड में टॉपिक पे मुझे नहीं लगता कि टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। आप सबको पता ही है कि हम इसमें फीचर्स पढ़ने वाले हैं किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देख सकते हैं यहाँ पे सारे वो फीचर्स लिखे हुए हैं, तो एक बार हल्का सा इन्हें गिव अ ग्लांस और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, lengthiest written constitution of the world, Indian constitution, blend of rigidity and flexibility, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज। फेडरल सिस्टम है हमारे देश में बट यूनिटरी वाइज है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना हम, सेंट्रल को थोड़ी सी पावर ज्यादा दी गई है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन पे चलने वाली है ना। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना चाहिए। दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियली सुप्रीमेसी। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक होगा ये, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। फंडामेंटल राइट, मच इजियर। पहले 7 हमारे पास फंडामेंटल राइट थे, उसके बाद हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो कितने हो गए, 6 हो गए। राइट टू प्रॉपर्टी हट गया। अब आप ये बताएंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी अंडर विच आर्टिकल, विच अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हटा है और फिलहाल किस आर्टिकल में है ना, फिलहाल उसकी क्या पोजीशन है वो बताएंगे। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद भी है फंडामेंटल ड्यूटीज। सॉरी एक सेकंड, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, अगर फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमें मिलेंगी ना। सेक्युलर स्टेट, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है देश का, नहीं बोल सकता है इंडिया जो है, ऐसे नहीं कभी क्लेम करता है ना हमारा देश कि भैया हम हिंदू कंट्री है, कि हम तो सिख कंट्री है ना। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सभी धर्मों को बराबर की मान्यता दी जाती है। गवर्नमेंट किसी धर्म को आपके ऊपर थोप नहीं सकती है। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। एक उम्र के बाद, हमारे देश में 18 साल है, 18 साल के बाद आप सभी वोट डाल सकते हैं, नो इशू, कोई भी डालो। सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि यूपी के बंदे के पास यूपी की और भारत की 2 सिटीजनशिप नहीं होगी। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, नागरिकता। ऐसा नहीं है कोई इंसान गुजरात का है तो वो बोले कि मेरे पास गुजराती सिटीजनशिप अलग है और भारतीय सिटीजनशिप अलग है। नहीं, उसके पास भारतीय ही सिटीजनशिप होगी, है ना। हमारी कंट्री में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज में आपने नाम सुना होगा आपका इलेक्शन कमीशन, है ना। इलेक्शन जो कमीशन है वो आपकी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। फाइनेंस कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये सब इंडिपेंडेंट बॉडीज है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स में आते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन देश में अगर नेशनल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसके रिगार्डिंग काफी सारे प्रोविजन है जिन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। 3 टायर यानी सेंट्रल की गवर्नमेंट होगी, स्टेट की गवर्नमेंट होगी और उससे नीचे कहाँ है, हमारी म्युनिसिपल गवर्नमेंट है ना। हर जगह पे आपने देखा होगा म्युनिसिपल डिपार्टमेंट्स होते हैं शहरों में, और गाँव में क्या होता है, पंचायती होती है ना। पंचायत के इलेक्शन होते हैं, प्रधानी के इलेक्शन, प्रधान बनते हैं, ये सब है। उसके बाद 15th जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, ये शॉर्ट में आपने आई होप टॉपिक को देख लिया होगा। अब मैं इसकी डिटेलिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, हाँ जी, पढ़ते हैं थोड़ा सा ना डिटेल में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ये बनी है। Constitution Assembly start its working on 26 November 1946 और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर कितने दिन में तैयार किया था। डे ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 26 नवंबर 1949।
ठीक है। डे क्या है? 26 नवंबर 1949, ये है डे ऑफ अडॉप्शन। लेकिन डे ऑफ फोर्स क्या है, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, जिसे हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, वो है आपकी जी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। अब पूरा टाइम कितना लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, ये तो हो गई एक जर्नल सी बात कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो यूजुअली आप लोगों को पता भी होगी। ठीक है, फॉलोइंग दी अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स स्टार्ट। पहली हेडिंग है जी आपकी, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम दुनिया के लिखित संविधानों की बात करें तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा लिखित संविधान। ठीक है, क्यों वो सबसे ज्यादा लिखित संविधान है, उसके बारे में काफी सारी चीजें हैं जो इस बात को प्रूव करती है। देखिए, इट इज नॉट ओनली बिकॉज हैव द इसेंशियल राइट, है ना, गिवन अंडर, बट इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस आल्सो अंडर इट। देखिए, ज्यादातर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ना, उनमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी होंगे उनमें क्या होगा कि उनमें क्या दे रखा होगा, उसमें दे रखे होंगे इसेंशियल राइट्स, है ना। यहाँ से अगर आप देखें तो उसमें क्या दे रखे होंगे, उसमें दे रखे होंगे इसेंशियल राइट्स, कि कौन कौन से। इस आर्ट के लिए आई एम रियली सॉरी, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए ये ड्राइंग कर रही हूँ कि वो जो इसेंशियल राइट्स है ना, कि हमारे अगर हम देश में रह रहे हैं तो हमारे क्या राइट्स है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इसेंशियल्स राइट के साथ साथ डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, है ना, कि ये जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हमारे देश में है ये काम कैसे करेंगी, ये चीज है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें कि क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिटेल्ड है, तो मैं उसके लिए कुछ चीजें मेरे दिमाग में जो आती हैं, सॉरी फॉर दिस हैंड राइटिंग, ओ सॉरी, रियली सॉरी फॉर दिस, है ना। तो मेरे हिसाब से दैट इज दी व्हाट आई कॉल्ड, दैट इज द डाइवर्सिटी, है ना। जिस तरीके की हमारी डाइवर्सिटी है वो है ना। इंडिया, हमको पता है कि भाई हमारे यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है। तो एक जो रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन के लेंदी होने का, वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी पे हमने बात कर ली कि जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एसेंशियल राइट नहीं देता है हमें कि एक नागरिक की ये राइट है, जितनी भी हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा उस सबका भी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर जो है वो लिखे हुए हैं। दूसरा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब होता है कि हमारा जो देश है उसमें क्या है जी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है कि स्टेट का और सेंट्रल का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। कल को उठ के यूपी अगर ये बोले कि भैया नहीं, हमें नहीं आपका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा लग रहा है, हम अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कैसा नहीं होगा कि यूपी का अगर मन करे कि हम एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एक रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन के लेंदी होने का। ठीक है, इसेंशियल राइट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव राइट। दूसरी चीज भैया, डाइवर्सिटी हमारे यहाँ बहुत है, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है तो उतनी ही ज्यादा चीजें सोचनी पड़ेंगी ना। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उतनी ज्यादा चीजें हमें सोचनी पड़ी कि भाई किस किस के लिए क्या क्या, कोई छूट ना जाए, भाई कोई माइनॉरिटी ना छूट जाए, कोई एससी सेक्शन ना छूट जाए, किसी के कल्चरल राइट ना छूट जाए, सारी चीजों को हमें एक करके रखना पड़ा। तो उससे क्या हो गया, उससे चीजें लेंथी हो गई, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी हो गया। दूसरा थी सिंगल सिटीजनशिप, है ना। हमें ना सिर्फ स्टेट के बारे में ध्यान रखना है कि स्टेट कैसे गवर्न, सेंट्रल कैसे गवर्न होने वाला है, हमें सारी स्टेट्स के बारे में भी ध्यान रखना था कि आखिर हम अपनी स्टेट्स को कैसे गवर्न करने वाले हैं, ना। क्योंकि सिंगल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे हमारी यूनिटी भी तो बन के रहने वाली है ना, यूनिटी के लिए भी तो बहुत जरूरी था ना ये। तो क्या हो गया, ये एक फीचर्स है। तो हमने 3 फीचर समझने की कोशिश की। चौथा फीचर्स क्या है, इसमें नहीं है,
हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना, उसमें बहुत सारे लीगल पर्सनालिटीज थे। लीगल पर्सनालिटीज से क्या मतलब है, बहुत सारे ऐसे लोग उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे दोस्तों, कि जिनकी लॉयर, जिनके पास लॉ में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज थी, और जिनको लीगल चीजों के बारे में काफी कुछ पता था। ठीक है, तो ये एक रीजन हो जाता है उसके लेंदी होने का, क्योंकि इतने सारे लॉयर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, कि वो थोड़ा ज्यादा उसे लीगल बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा भी है वो भी काफी लीगल है। ठीक है, तो हमने 4 पॉइंट इसके अंदर समझे हैं। मेक श्योर ये आपको याद रहे। मैं एक बार शॉर्ट में रिकैप फिर करा देती थी, पढ़ाने के साथ साथ यहाँ आपको याद भी हो जाएगा कि क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्या रीजन है उसके। जी एसेंशियल राइट के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके बाद मैंने बात की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और लीगल न्यूमेरिक्स ने इसको बनाया है। ठीक है, दीज आर दी 4 पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट्स ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, बोरोड जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं, क्यों है भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ है, भारत का जो संविधान है ना, उसको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लिया गया है ना। बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि उन्होंने 180 प्लस कंट्रीज थी जिनके कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रू आउट उन्होंने पढ़ा है, देखा है, और उससे ही एक आइडिया लिया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद जो भी ऐसी चीज लगी कि दिस इज द पर्टिकुलर थिंग विच इज सुइटेबल फॉर आवर कंट्री, विच इज सुइटेबल फॉर आवर पीपल, तो वो चीज हमने अपने हिसाब से, अपने लोकल लोगों के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारी डाइवर्सिटी के हिसाब से, हमारे यूनिटी की सेफगार्ड को मद्देनजर रखते हुए हमने उन चीजों को क्या किया है, मोल्ड किया है थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, है ना। बट क्यों कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रोविजन हमने बहुत सारी कंट्रीज से ले रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोविजंस को क्या किया है हमने, बहुत सारी कंट्रीज से हमने बहुत सारे प्रोविजन को लिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ना, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज, तो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनको हमने अलग अलग कंट्रीज से ले रखा है। द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चरल पार्ट जो है ना। अब चलिए थोड़ा और इसमें डिटेलिंग में हम बात करेंगे। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की बात की गई है, जो स्ट्रक्चरल पोर्शन है, वो हमने कहाँ से लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 50% ऑफ द पार्ट, ऐसा कहीं लिखा नहीं है बट मैं एक आइडिया के हिसाब से आपको बता रही हूँ, 50% ऑफ द पार्ट हमने कहाँ से ले रखा है, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। गवर्नमेंट का एक्ट था 1935, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे रूल करती थी। 1935 में एक एक्ट आया था फ्रेंड्स, उस एक्ट से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एटलीस्ट स्ट्रक्चर पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 50% ऑफ द स्ट्रक्चर पार्ट इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ वेरियस सोर्सेस की बात करते हैं, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं गाइस, जहां से हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेकर, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस को लेकर हमने अपनी किस में लगाया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलिए बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। अब ये भी तो देखेंगे जी, अमेरिका से हमने क्या ले रखा है, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता है फंडामेंटल राइट कितने जरूरी है ना। इंडिविजुअल के सेफ गार्ड के लिए फंडामेंटल राइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। और वो हमारे गारंटेड और प्रोटेक्टेड राइट भी हैं, जिनके लिए हम सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट का ये जो प्रोविजन है ना, कि इस तरीके के फंडामेंटल राइट हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हम भी अपने लोगों को देंगे। ये चीज कहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फेमस है उन्होंने सीखी, या उन्होंने पढ़ी, या वहां से इससे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट। जो जो हमें जिस जिस कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा लगा है,
वहां से लेके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, ठीक है। तो अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हम कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है और होना भी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो फिर लेजिस्लेचर अपने मन की करेगा, है ना, जो मन करेगा उठ के रूल रेगुलेशन बना के तैयार कर देंगे। आज फलाना एक्ट पास हो गया, कल ढंग का एक्ट पास हो गया, है ना, उससे कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना। उससे तो कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी ना, जब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा। कहते हैं ना चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। घर में अगर हमें डांट ना पड़े, घर में अगर ये ना हो कि हमें टाइम से पहुंचना है, वरना घर पे डांट पड़ेगी या पापा कुछ कहेंगे या मम्मी कुछ कहेंगी, तो हमारे ऊपर जब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता तो हम क्या करते हैं, तो फ्री हो जाते हैं ना, कि अरे देख लेंगे चले जाएंगे, ये वाली चीज आ जाती है। वो नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए क्या है सुप्रीम, इसलिए जुडिशरी क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जैसे ही लेजिस्लेचर अपनी सीमा रेखा पार करेगा, जुडिशरी तुरंत वहां पे पहुंच जाएगा कि भैया ये नहीं कर सकते हो आप, है ना, फंडामेंटल्स वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं आप। तो ये चीज है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने कहाँ लिया है, कहाँ से लिया है जी, हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिका में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जुडिशरी बहुत ज्यादा पावरफुल है फ्रेंड्स। जितनी ज्यादा अमेरिका की जुडिशरी पावरफुल है, उतनी दुनिया में किसी देश की जुडिशरी में उतनी पावर नहीं है जितनी अमेरिकन जुडिशरी में। अपने आप में सुप्रीम है, अपने आप में सोवरिंग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारे यहाँ उतनी पावरफुल नहीं है। अगर मैं अमेरिका से कंपैरिजन करूं, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो उतना पावरफुल नहीं है, बिकॉज हमने बैलेंस बना रखा है ना। किसी भी बॉडी को जरूरत से ज्यादा पावर देने का मतलब होता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली ही एक डिक्टेटरशिप वाली चीज चली जाती है। तो ये एक बेसिक चीज है, ठीक है। तो दो चीजें हमने देखी, फंडामेंटल राइट और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कहाँ से बॉरोड किया, फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। एक और चीज है इसी के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाली के अंदर, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है, कोई एक्ट, कोई लॉ पास किया, किसने, हमारी पार्लियामेंट ने, और वो एक्ट और लॉ या तो उस एक्ट के पास होने से पहले या पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस एक्ट से या इस लॉ से या इस अमेंडमेंट से भारत के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनके किसी भी बेसिक रूल राइट या कोई फंडामेंटल राइट या कोई लीगल राइट कुछ भी हार्म होने वाला है, जो कि एक ऐसा रूल और रेगुलेशन है जो कि लोकल पीपल ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश के लोग हैं, उनसे उनके कुछ हक को छीनता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा उसे, नल एंड वॉइड, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये जो आपने रूल रेगुलेशन अमेंडमेंट जो भी किया है इसे अभी के अभी खत्म करें। जुडिशियल रिव्यू की पावर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर है और सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल भी टाइम टाइम करता रहता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, बहुत डिफिकल्ट चीजें होती नहीं है। इम्पीचमेंट का क्या मतलब होता है, हटाना। किसको हटाना, प्रेसिडेंट को हटाना, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। अच्छा, आपने ऐसा कभी न्यूज में सुना है कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से हटा रहे हैं, नहीं ना, नहीं हटते। बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है और हमारी कंट्री में ऐसा बहुत रेयर ही है। प्रेसिडेंट को इस तरीके से कभी इम्पीचमेंट करके हटाया भी नहीं गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट उसके जज और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, हाँ, पर पॉसिबल जरूर है, हो जरूर सकता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये चीज है, उसके लिए एक प्रोसीजर भी प्रॉपर लिखा हुआ है कि आप स्पेशल मेजोरिटी से ऐसा कर सकते हैं, है ना। बट ऐसा बहुत रेयर होता है। बट हम चाहें, अगर प्रेसिडेंट ऐसी कोई भी चीज करते हैं जिसके थ्रू या जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो लेजिस्लेचर है उसको ऐसा लगे कि नहीं दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ऐसा अगर कुछ करते हैं तो उनका इम्पीचमेंट हो सकता है, उन्हें उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है भाई, लेंगे ही लेंगे, 200 साल हम पे राज करके गए तो हम कुछ तो हमने उनके वहां से सीखा ही होगा कि कुछ अच्छा भी तो होगा ना। ठीक है, हम पे राज करके गए हैं, हमें बहुत ज्यादा ही भैया बहुत एक्सप्लोटेशन किया ये वो, बट कुछ तो उनके यहाँ भी रूल रेगुलेशन करने की कुछ तो उनकी ताकत रही होगी, तभी तो इस तरीके से वो रूल कर लेते हैं। तो वहां से भी हमने कुछ ना कुछ अच्छी चीजें ली है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, मैंने बताया था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री।
कि गुजराती अपने आप को गुजराती नहीं, ये नहीं बोल सकता कि भैया मैं तो गुजराती हूँ, मैं तो पंजाबी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, और मेरे पास यहाँ की सिंगल, मेरे पास वहाँ की डबल डबल सिटीजनशिप है, कि दो दो आइडेंटिटी कार्ड लेके घूम रहा है ना, दो दो आधार कार्ड है उसके पास, दिस इज पंजाब का आधार कार्ड, दिस इज इंडिया का आधार कार्ड, नोट इट ऑल। ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप को गुजराती बोल सकते हैं, आप अपने आप को पंजाबी बोल सकते हैं, बिहारी बोल सकते हैं, झारखंडी बोल सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। पर आपके पास दो सिटीजनशिप नहीं होंगी। एट द एंड ऑफ द डे आप कौन हो? आप इंडियन ही हो। गवर्नमेंट की नजर में देयर इज नो गुजराती, नो बिहारी, नो बंगाली, नथिंग। आप वहां रह रहे हैं, अपने आप को इस चीज से प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपका मन है कि आप अपने आप को क्या बोल रहे हैं, अपने स्टेट के नाम को आप गर्व से ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर सरकार आपको वहां की सिटीजनशिप नहीं देती है। सरकार आपको जो सिटीजनशिप देती है वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कहाँ की देगी जी? इंडिया की, है ना। सबका आधार कार्ड आपने देखा है, सेम होगा। जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आधार चेक करोगे तो सबका सेम ही पाएगा, अलग अलग नहीं पाएगा। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, वहां ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, ठीक है। हमारे यहाँ नहीं होती। एक स्टेट की सिटीजनशिप होगी उनके पास जिस जगह वो रह रहे हैं, और एक उनके पास ऐसा यूनाइटेड वो अमेरिका की होगी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की होगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने कहाँ से लिया है? मैंने बोला जी 200 साल राज करके गए, कुछ तो हम लेंगे ही। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ सिस्टम चलता है, मैंने बोला ना, और सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये जी, कि रूल ऑफ लॉ है, छोटी सी चीज रूल ऑफ लॉ, कि रूल किसका होगा? लॉ का होगा, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। प्रेरोगेटिव रिट्स क्या होती है? मैंने बताया था ना, अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही क्या कर सकते हैं? रिट्स इशू कर सकते हैं। हम्म। और हमारे यहाँ जिनको हम बोलते हैं, वो 5 जो हमारी रिट्स होती हैं वो क्या है? वो बेसिकली यही प्रोगेटिव रिट्स हैं जो हमने कहाँ से ली हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। क्वासी फेडरल का क्या मतलब है? बताएं जरा, क्वासी फेडरल का क्या मतलब है? क्वासी फेडरल का ये मतलब होता है फ्रेंड्स, कि हमारे पास दो तरीके का सिस्टम है। हमने अपनी सेंट्रल्स को भी पावर दे रखा है, सेंटर को भी पावर दे रखा है, और हमने, सॉरी फॉर द बैड प्रोनाउंसिएशन, हमने अपनी सेंटर को भी पावर दे रखा है और हमने अपनी स्टेट को भी पावर दे रखा है। हमारी सेंटर पे भी गवर्नमेंट है और हमारी स्टेट पे भी गवर्नमेंट है। हमने इनके सब्जेक्ट्स बांट रखे हैं, है ना। स्टेट लिस्ट, सेंट्रल, हमारी जो यूनियन लिस्ट होती है, हमारी स्टेट लिस्ट होती है, और हमारी कंकरेंट लिस्ट होती है ना। तो हमारी स्टेट लिस्ट भी अलग हमने दे रखी है कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप रूल रेगुलेशन बना सकते हो। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारा जो सेंटर है उसके पास पावर ज्यादा है ना। हमारी करेंसी सेंटर संभालता है, हमारे फॉरेन अफेयर्स सेंटर देखता है, हमारे डिफेंस सेंटर देखता है, ठीक है, हमारी सिक्योरिटी को सेंटर देखता है। तो ये क्या हो गया? अपने सेंटर को ज्यादा पावर दे दी ना। जब सेंटर को हम थोड़ा सा टिल्ट ज्यादा दे देते हैं और वहां हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट भी होती है, दैट इज कॉल्ड क्वासी फेडरल। फेडरल है बट प्रॉपर फेडरल नहीं है। क्या है? क्वासी फेडरल है, ठीक है। वरना फेडरल का क्या सेंस होता है कि आप प्रॉपर ही स्टेट को ऑटोनॉमी दे दो, है ना। हमारे यहाँ वो नहीं है ना, हमारे यहाँ पावर दी गई है, लेकिन वो ऑटोनॉमस होके कल को ये नहीं बोल सकते कि भाई नहीं, हमें हमें भारत का ही पार्ट नहीं बनना है, हम तो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, अपनी अलग सिटीजनशिप दे देंगे और अपना अलग सब कुछ कर देंगे, वैसा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ क्या है? क्वासी फेडरल सिस्टम, जो हमने कहाँ से लिया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जैसे सेंट्रल लेवल पे हमारे पास प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही स्टेट लेवल पे हमारे पास गवर्नर होते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। अभी बात कर रही थी मैं कि हमने सब्जेक्ट्स को बांट रखा है इस लिस्ट में, है ना, यूनियन लिस्ट और आपकी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें वो सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं जिन पे स्टेट भी रूल रेगुलेशन बना सकता है और सेंटर भी रूल रेगुलेशन बना सकता है।
जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कोई रूल रेगुलेशन बन रहा होता है, कोई एक्ट बन रहा होता है, ठीक है। कभी अगर राज्यसभा से उस चीज की मंजूरी मिल रही है तो लोकसभा से नहीं मिल रही है ना। और जब लोकसभा उसे पास कर रहा है तो वो राज्यसभा में बिल जो है वो अटक रहा है ना। उस केस में क्या होता है, उस केस में जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट चाहे तो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है, दोनों हाउसेस को जो है बुला सकता है और उस पर डिस्कशन करवा सकता है, उस पर वोटिंग करवा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमने कहाँ से लिया है ये चीज, ऑस्ट्रेलियन कैनेडा उससे कॉन्स्टिट्यूशन से कि ज्वाइंट सेटिंग हो सकती है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड है जी अपने देश में, फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिल्कुल है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड से क्या मतलब है, ट्रेड करने के लिए फ्री है, सो सिंपल, किसी भी देश के साथ। यूएसएसआर, जो कि आप रशिया जैसे हम बोलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, मैंने बताया था आपको कि हमारे देश ने हमें फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, तो अब कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होंगी ना, जैसे रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, पब्लिक प्रॉपर्टीज का जो है सामान उसको अपने हर्ट नहीं करना है ना। और हमारा नेशनल एंथम है उसको रिस्पेक्ट करना है। तो ये सब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। हर नागरिक की ये ड्यूटीज बनती है और दायित्व बनता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। और सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। और तीनों ही चीज जो है हमने रशियन रशिया आज बोलेंगे, यूएसएसआर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से हमने ली है कि हम सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल तीनों ही तरीके का जस्टिस, तीनों ही तरीके का न्याय हम जो है लोगों को देंगे। अब हम बात करते हैं आयरलैंड की, दैट्स कॉल्ड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसी को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। यहाँ हमें कुछ यहाँ हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं डीपीएसपी में, पर डीपीएसपी के जो राइट होते हैं वो गार्डेड और प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट नहीं होते, ठीक है। क्लेम नहीं कर सकते आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अगर आपका कोई डीपीएसपी हर्ट होता है तो। डीपीएसपी के अंदर भी आपके पास स्टेट ने आपको कुछ क्या दे रखे हैं, राइट्स दे रखे हैं, है ना। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पता है जी आपको इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इस तरीके से होता है ना। तो वही है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमारे देश में है। ये हो गया। नेक्स्ट, जर्मनी से हमने क्या ले रखा है वो देख लेते हैं। जर्मनी से हमने प्रोविजन लाइक सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, हाँ जी ये चीज मैंने पढ़ाई थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमारे देश में इमरजेंसी होगी तो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, आपको पता है फंडामेंटल राइट जो है वो किसी भी सिचुएशन में कर्टेल नहीं होते हैं, लेकिन अगर हमारे देश में किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी होती है तो हमारे फंडामेंटल राइट हमसे सरकार छीन सकती है। बट उसमें भी मैंने एक एक्स वो बताया था कि एक दो ऐसे पर्टिकुलर राइट बताए थे मैंने, फंडामेंटल राइट, जिनको इमरजेंसी के टाइम पर भी गवर्नमेंट नहीं लेती है ना, नहीं छीन सकती। दैट इज आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। और आप बताएंगे कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 कौन सा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंच का जो रिवॉल्यू वो है, सॉरी फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बोल रही हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने कौन सा प्रोविजन लिया है, दैट इज रिपब्लिक। अच्छा, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है ना। रिपब्लिक का मतलब होता है व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट, जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको हम क्या करते हैं, व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, जब हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होता है ना। अब वैसे तो हेड ऑफ द स्टेट को हम वोट नहीं डालते, बट कहीं ना कहीं होता तो इलेक्टेड ही है ना। तो इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, तभी तो बोलते हैं, क्योंकि हमारा हेड ऑफ द स्टेट कोई डिक्टेटरशिप से नहीं बना है, कोई क्वीन नहीं है हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट, है ना, कि बस बन ही रहे इतने सालों से, कोई ना कोई उसी फैमिली से बनता ही रहेगा, हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है वो, उसमें इलेक्शन। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है देख लेते हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल बन पाता है, वरना रिजिड नहीं हो जाता। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहते हैं ना चेंज तो प्रकृति का नियम है, तो वैसे ही चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चेंज को कॉन्स्टिट्यूशन में लाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना।
ऐसा तो नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था, जरा सोच को देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अपना किस वक्त, अगर मैं अडॉप्शन फोर्स की भी बात करूं तो दैट इज 1950, 1950 वो टाइम है ना जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लिया। तो तब से लेकर आज की जरूरतें बदल गई हैं, चीजें बदल गई हैं, मॉडर्निटी है, वेस्टर्निटी है, अप्रोच डिफरेंट है, लोगों के तरीके डिफरेंट हैं, काम करने की लोगों की जरूरतें डिफरेंट है। तो अगर उस कंडीशन में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी ले आएंगे तो रूल करना कितना मुश्किल बढ़ जाएगा, है ना। हो जाएगा ना, रूल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आजकल तो इसीलिए क्या है, फंडामेंटल में क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे कि जैसे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की ताकत देता है ये हमें। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमारा ये जो हमारे लेजिस्लेचर है वो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं और चेंज ला सकते हैं, जो भी जरूरतें हैं, जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो उनका इलेक्शन किस तरीके से होगा, ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना उसको मैं आपको थोड़ा डिटेल्ड में बताती हूँ। बाकी इलेक्शन ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, सो सिंपल, आप याद भी कर सकते हैं इसे। जापान से प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने जापान से लिया है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, पढ़ लिया। ये हमने वो सोर्सेस देखे हैं सारे, है ना। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है कि हमने यूनाइटेड स्टेट से क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या लिया है, कनाडा से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से कौन से प्रोविजन लिए हैं, यूएसएसआर, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो इन सबको आप याद कर लें, इन पर छोटे छोटे से क्वेश्चन कभी कभी कहीं कहीं पूछते हैं। तो ठीक है, एक और प्रोविजन हम पढ़ा देते हैं और बाकी के जो प्रोविजन है हम इनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैंने बताया था ना वीडियो थोड़ी काफी लेंथी हो गई है ना। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करेंगे। अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स हैं उन्होंने हर सिटीजन को जो है वो वोटिंग का राइट दिया गया है ना। एक सर्टेन एज के बाद हम सबके पास ये राइट है कि हम अपने लीडर को खुद इलेक्ट कर सकते हैं। वी हैव वोटिंग राइट। वन वोट वन वैल्यू, इक्वल वोट है, इक्वल वैल्यू है, किसी के वोट की पावर ज्यादा नहीं है कि आपके मोहल्ले में एक बहुत ही रिच अंकल रहते हैं और वो जाके वहां वोट डाल के आएंगे तो एक की जगह 5 वोट गिनी जाएंगी। सेम है, एक ही वोट गिनी जाएगी, आप दे या कोई भी दे, है ना। तो उससे एक सिंगल वोट है और एक सर्टेन एज के बाद जाके आप वोट डाल सकते हैं। पहले उम्र 21 साल थी, लेकिन अमेंडमेंट के बाद, चेंज के बाद ये जो उम्र है वो अभी 18 साल है। चलिए एक छोटी सी चीज और, क्योंकि इसको मैं वैसे ही कई बार बता चुकी हूँ तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि मैं सिंगल सिटीजनशिप के बाद में बात कर रही हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जी प्रोविजन है सिंगल सिटीजनशिप का, डुअल सिटीजनशिप नहीं होगी। ठीक है, कोई डुअल सिटीजनशिप होने वाली हमारे देश में है नहीं। अगर अभी मैंने बहुत सारे इस चीज के एग्जाम्पल दिए हैं आपको कि किस कंट्री में है, अमेरिका में है, हमारे देश में नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, टॉपिक बहुत बड़ा है, काफी सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए, फ्री जुडिशरी, क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आपका, मिक्सचर ऑफ, मैंने बताया ना, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको ये सारे टॉपिक्स मुझे इसमें आगे पढ़ाने हैं, बट उसमें क्या है, अगर मैं बिल्कुल इन्हें एक एक लाइन में भी पढ़ाऊंगी तब भी काफी टाइम लगता है, तो इसको थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ेंगे। वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट में कर दूंगी शायद, है ना। नेक्स्ट वीडियो में शायद ये कंप्लीट हो जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में ही होगा, अभी तो नहीं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्या टॉपिक आना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।